ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जयंती समारोह संयुक्त समिति जयपुर के नेतृत्व में महात्मा ज्योतिबा फूले एवं बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की संयुक्त जयंती समारोह बिरला ऑडिटोरियम स्टेच्यू सर्किल जयपुर में मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान, कार्यक्रम की अध्यक्षता टीकाराम जूली सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री ने की। विशिष्ट अतिथि परसिद्धि लाल मीणा, चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री ममता भूपेल बैरवा, महिला व विकास मंत्री भजन लाल जाटव, सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री गोविंद राम मेघवाल, आपदा प्रबंधन मंत्री खिलाड़ी लाल बैरवा, चेयरमैन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग। इसके साथ ही इस मौके पर 131 बच्चों को शैक्षिक सामग्री के साथ सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र के लोकप्रिय गायक व कलाकार अनिरुद्ध बनकर को भी गीतों के माध्यम से लोगों को झूमने पर मजबूर किया गया। देखते हैं एनपीटी न्यूज इंडिया की ये विशेष रिपोर्ट जयपुर राजस्थान से। और हम इस कार्रवाई को आगे बढ़ाना चाहेंगे कि आगे चल करके ये अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग का जो कार्रवाई है ये मिलकर के आगे बढ़े और देश में समाज में जो समस्या है उनका हम डट करके मुकाबला करें। इसके अलावा जो शिक्षा के क्षेत्र में एक पहल शुरू की है, अगली जो जयंती आएगी तब हम इससे बढ़ करके और ज्यादा काम करेंगे, हम सारे लोग मिलकर के। और मैं अब तक जितनी भी बातें हमारे मंत्रियों ने कही है उनका समर्थन करते हुए और हम सब समाज की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमें संबोधित करें। समारोह अध्यक्ष टीकाराम जूली साहब, हमारे वरिष्ठ साथी और हमारे मंत्री गोविंद राम मेघवाल जी, पंजाबी यादव साहब, श्रीमती ममता भूपेल जी, खिलाड़ी लाल बैरवा साहब, आपके इस संगठन के अध्यक्ष आदरणीय भजन लाल लोलन, बी.एल. बैरवा साहब, मनीष गुजर, हमारे मेयर साहिबा, मदन लाल जाटव, यहाँ उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव, भगवंत राजी सैनी पूर्व विधायक और तमाम यहाँ उपस्थित जो यहाँ हमारे कार्यकर्ता भी है, नेता भी है, चाहे SC के हो, ST के हो, OBC के हो, माइनॉरिटी के हो। आपने एक नया प्रयोग किया है। अब बताइए क्या आप ज्योतिबा फूले और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती के कार्यक्रम को एक साथ मनाने का फैसला किया। मेरे पूर्व वक्ताओं ने जो आप 2-3 घंटे बैठे हुए हैं, तो महात्मा ज्योतिबा फूले की, सावित्रीबाई फूले के बारे में, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में आपने उनके विचार सुने, उनका क्या व्यक्तित्व था, क्या योगदान था और सुनते आए हमेशा लंबे समय से। अब जो दिन बात की है, अभी मेरे पूर्व में जूली साहब कह रहे थे कि सब बातें कह दी गई और
उनको हम अपने अपने तरीके से वहाँ पर रिपीट भी करते हैं, याद दिलाने के लिए, एक संकल्प लेने के लिए। हर जयंती पर संकल्प लिया जाता है, हाँ मुझे भी उस रास्ते में चलना चाहिए जो बाबा साहब ने बताया, या जो ज्योतिबा फुले ने उस जमाने में शिक्षा के माध्यम में क्रांति करके रास्ता दिखाया था। शिक्षा के बगैर जीवन अंधेरा है, और इसी रूप में मैं समझता हूँ कि आपका ये प्रयास अच्छा प्रयास है। और अभी मैं जब आ रहा था तो मुझे बताया गया कि आज ज्योतिबा फुले के जयंती के उपलक्ष्य में BBC जो है वो अपना चलाती है ऑनलाइन पोर्टल। आजकल मोबाइल फोन का जमाना है, दुनिया मुट्ठी में है, पूरा ज्ञान आपके गूगल्स में और मोबाइल में भरा पड़ा है। ये राजीव गांधी का सपना था, कंप्यूटर का भी और मोबाइल और दूसरा। तो ये BBC भी रिसर्च करती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बाबा साहब की 14 तारीख को भी शायद पूरा रिसर्च करके वो दुनिया को बताएंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर क्या थे, क्या उनका योगदान है। तो उनके एक कोट में पढ़ के सुनाता हूँ आपको, विद्या का क्या महत्व है। उन्होंने लिखा अपनी पुस्तक में, जो मराठी थी, शेतज्ञांच्या आसूड पुस्तक का नाम था, शिक्षा के लिए लिखा उन्होंने, विद्या बिना मति गई। आप समझते थे मति क्या होती है? मति गई। आप ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा लगा इसलिए मैं बता रहा हूँ। विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई। मति नहीं तो नीति नहीं बना पाओगे, और नीति बिना गति गई, और गति बिना वित्त गया। मतलब फाइनेंस नहीं होगा, अगर गति नहीं होगी, आपकी स्थिति खराब रहेगी तो आप गरीब रहेंगे। और वित्त बिना शूद्र गए, इतनी गरीबी जो शूद्रों होती है और बढ़ जाएगी। इतने अनर्थ एक अविद्या ने किए। ये सारे जो अनर्थ है खाली अविद्या, मतलब शिक्षा नहीं होने के कारण से संभव है। इतनी बड़ी भावना कुछ 100 साल पहले अगर ज्योतिबा फुले संदेश दे रहे हैं, क्योंकि उस वक्त कौन पूछता था ऐसी को गरीब आदमी कौन पूछता था, वो भी चित हो। सदियों से जो स्थिति बनी उनकी, आज भी मैं कई बार बोलता हूँ, आप सुनते होंगे कि छुआछूत की भावना, घोड़ी से दिल उतार देने की भावना, ये आज आजादी के 70 साल के बाद में भी कैसे किसी दिमाग में आ सकती है कि मानव मानव के बीच में भेद करो। इससे बड़ा मानवता में कल्याण क्या हो सकता है? तो आप सोच सकते हो कि लंबा सफर तय करते करते आप यहाँ तक आए हैं, क्योंकि आजादी के साथ में डॉक्टर अम्बेडकर साहब संविधान सभा के जो ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन थे, महात्मा गांधी का सानिध्य था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, उस वक्त के दिग्गज नेता थे जिन्होंने संविधान बनाते वक्त भी ध्यान रखा कि किसी को भेदभाव नहीं हो, किसी वर्ग में, जाति में, धर्म में, किसी पुरुष में। उसी से देश आज चला आ रहा। 70 साल के बाद में भी हम लोग देशवासी एक अखंड है, पूरा देश एक है। और उसके लिए त्याग बलिदान बहुत हो गए। आजादी के पहले भी किस प्रकार से जेलों बंद रहे थे, कुर्बानी दी, लाठी खाई, गोलियां खाई, चंद्रशेखर हो या भगत सिंह आजाद हो, चंद्रशेखर आजाद हो या भगत सिंह हो, क्या क्या नहीं होगा देश के अंदर। और आजादी के बाद में इंदिरा गांधी जैसे महान नेता परमाणु विस्फोट के पोखरण के अंदर पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। आप बताइए कि उनका सीना छलनी कर दिया गया। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने जान की बाजी लगा दी। राजीव गांधी शहीद हो गए,
पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार बेन सिंह शहीद होने पर उन्होंने आतंकवादियों को नेस्तनाबूद कर दिया पंजाब में, और खालिस्तान नहीं बन पाया वहां। देखिए एक बार रहा है तो बहुत बड़े मिथ्या हुए। और 70 साल के बाद में हम देखें जातियों और धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। अभी जो माहौल देश में है उससे मैं बहुत चिंतित हूँ, क्योंकि संविधान का अगर संविधान की धज्जियां उड़ाई जाएगी, लोकतंत्र खतरे में होगा, तो सबसे ज्यादा तकलीफ होगी किसी को, तो ये बैठे हुए लोग हैं, हम सब लोगों को भी गरीब को मार देनी पड़ती है। कानून का राज रहना चाहिए, तभी न्याय मिलेगा। हमने प्रयोग किया अभी सरकार मंत्री FIR कंपल्सरी किया मैंने, मैं जानता था कि इसकी संख्या बढ़ेगी। थानों के अंदर जो स्थिति थी पहले सुबह होती नहीं थी, कोई भला आदमी गिराया था तो भगा देते थे उसको, तो डर के मारे जाते नहीं थे लोग, चाहे अन्याय हो, अत्याचार हो, उत्पीड़ित लोगों को बलात्कार हो जाए, जाएंगे, बेइज्जती भी होगी, FIR दर्ज होगी भी नहीं, और परिवार की बेइज्जती अलग होगी। आज इतना बड़ा फैसला कंट्री में कहीं नहीं है, लोग समझ नहीं पाए कि FIR को अनिवार्य कर दिया गया थाने में दर्ज करना। अगर थाना नहीं करेगा तो SP का ऑफिस में होगी जरूर, ये कर देगा। कल मैं बीकानेर को पूछ रहा था वहां पर, ये आपका क्या फीडबैक है, क्योंकि पहले 15-17 जगह शिकायत आई थी, थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई तो दर्ज करनी पड़ी SP के यहाँ पर, तो थानेदार के खिलाफ कार्रवाई मिलती है। अब थानेदार भी समझ गया कि FIR लॉन्च करनी पड़ेगी, कम से कम रिपोर्ट ना हो कि ये जुर्म हुआ है और रिपोर्ट दर्ज हुई है, तो सती से इसकी मॉनिटरिंग होगी। उचित कारण है कि संख्या बड़ी बढ़ो, और कम से कम हिम्मत हुई है FIR दर्ज करने की, न्याय मिलने लगा है। और मुझे आगे बताया गया कि जिस प्रकार से ये फैसला मैंने किया है उसके कारण से अभी तक आप पता ही कितनी घटनाएं बढ़ते हैं, कई रेप हो गया, अन्याय हो गया, अत्याचार हो गया। इस एक फैसले से पहले थाने में सुलह होती नहीं थी, लोग कोर्ट में जाते थे, और 156(3) के अंतर्गत आदेश जारी करवाते थे कोर्ट से, थानों के अंदर आप इनकी जांच करोगे कोर्ट से। ऊपर 33.4% था, अब सिर्फ कोर्ट में जाके FIR दर्ज करने वाले सिर्फ 16% रह गए। पहले महिलाओं पर अत्याचार हो गया तो अत्याचार महिलाओं को होता है तो ज्यादा गरीबों पे होता है, दलितों पे होता है। पहले उसकी अनुसंधान तफ्तीश करने में 274 दिन लगते थे, 274 दिन किसे कहते हैं। अब 80 दिन में तफ्तीश पूरी हो जाती है। हमने सब थानों में स्वागत कक्ष बनवाए हैं, कम से कम आदमी लगे स्वागत कक्ष बना, तो कम से कम तो वहाँ काम करने वालों को संकोच भी होगा, भाई इनको इज्जत तो दो कम से कम, स्वागत कक्ष नाम लिखा हुआ है। 90 थानों बन चुके हैं स्वागत कक्ष, बैठाओ, कम से कम पानी पिलाओ, जब तक कोई मुलजिम साबित नहीं हो तो तब तो काय का मुलजिम है। फरियादी भी जाते हैं वहां पे, तो फरियादी भी सुनवाई नहीं हुई तो क्या होगा, तो उसके लिए स्वागत करते हैं, ये भी नया प्रयोग किया। और 3 साल के अंदर आप देखिएगा, 3 साल में पॉक्सो जो रेप करते बच्चियों के ऊपर 3 साल में इतनी मॉनिटरिंग की गई है कि 7 को होगी फांसी की सजा, और 137 को हुआ है आजीवन कारावास 3 साल के अंदर। बड़ा छूट जाता है, ये वक्ता बोल रहे थे कि केस दर्ज होते बाबू कुछ हुए नहीं। यहाँ पर बैठे पुलिस के हमारे DG साहब जानते हैं कि क्या क्या होता है पुलिस के अंदर। और 1 साल में 2020 के अंदर देश में
राष्ट्रीय स्तर पर 28% अपराध हुए हैं, बड़े हैं, और राजस्थान में 14.46% कम हुआ है। ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े हैं, ये आंकड़े बड़े नहीं है, जो राष्ट्रीय सरकार, भारत सरकार की जो किताब निकलती है उनके आंकड़े हैं। पर फिर भी विपक्ष वाले आप बताओ क्या क्या बोलते हैं। ये बात तो मैंने इसलिए कह दी कि अन्याय अत्याचार हमारे ऊपर ही होते हैं, तो मैंने कहा कम से कम हमें जानकारी रखनी पड़ेगी कि कैसे हम लोग, अब समय आ गया कि बड़ा जंप करें और शिक्षा से हो सकता हो, कंप्यूटर हो गए, मोबाइल फोन हो गए। तो मैं हर जगह जाता ही कहता हूँ, जातिवाद कितने ही फैला दो, बात कर लो, जाति मीटिंग कर लो, वो जाति आगे नहीं बढ़ पाएगी जब तक कि वो जाति शिक्षित नहीं होगी। परिवार हो कोई जाति, जिसमें शिक्षा है। आजकल जमाना बदल गया, 21st सेंचुरी है, बड़ी बड़ी कंपनी IT का आ गई है, तनख्वाह दे रही है 1 करोड़ 50 लाख 25 लाख ऐसी तनख्वाह मिलती है। बच्चे जा रहे हैं, होशियार घर में बच्चे छोटे होते हैं, उन्होंने भी, वो भी मोबाइल में होशियार हो जाते हैं, हमसे ज्यादा होशियार वो हैं आजकल। अब देखते हो घरों के अंदर फटाफट मोबाइल देख लेते हैं वो लोग। इसलिए मैंने कहा आपको कि ये इतना शिक्षा का मामला हो गया है, इसको हमें देखना पड़ेगा हम कैसे समाज को आगे बढ़ाएं। शिक्षा और शिक्षित व्यक्ति है तो जुल्म करने की जो संभावना कम हो जाती है। आप किस प्रकार से होते हैं आप देखते हो, घोड़ी से उतारते, ये कोई कम बात है क्या? छुआछूत की भावना आज भी गांव में अलग बैठाते हैं, मीटिंग होती तब लोगों को बताइए क्या बीतती है, आप वो जाते होंगे साथ में। इसलिए समय है कि हम लोग कैसे एकजुट रहें, कैसे जो महापुरुषों ने हमें रास्ता दिखाया है, उन्होंने भुगता बहुत है, बताया भी सावित्रीबाई फुले को किस प्रकार से तंग किया गया जब वो शिक्षिका बन गई। तब बाबा साहब अम्बेडकर की स्थिति क्या थी, कैसे घर में थी स्थिति, किस प्रकार से वो नौकरी गए, किस प्रकार से विदेश गए, इंग्लैंड गए, अमेरिका गए, जहाँ भी गए, पढ़ के आए, समाज के हालात देखी तो सब कुछ छोड़ करके समाज के अंदर क्रांति करने में लग गए। शिक्षित बनो, संतुलित बनो, आगे बढ़ो, जो भी एक उन्होंने भावना व्यक्त की जो आज भी गूंजती है कानों के अंदर। ये बातें सब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बजट में तो बहुत कुछ किया गया है और ठीक कहा गया, इतना शानदार बजट पिछला था। जब कोरोना आया 1 साल हो गया था, तो लोगों ने कहा कोरोना के अंदर जो लॉकडाउन हुआ तो बजट क्या पेश हो पाएगा। उस वक्त भी बजट बहुत शानदार था, विपक्षी पार्टी कुछ बोल नहीं पाई उसमें। हमने 123 कॉलेज खोल दिए, 33 गर्ल्स कॉलेज खोल दिए। उस वक्त 33 गर्ल्स कॉलेज खोल दिए, 30 साल और खोल दिए। जहाँ 500 लड़कियां पढ़ती है कॉलेज में, स्कूल में 500 लड़कियां स्कूल में पढ़ रही है, 11th-12th में उसको कॉलेज घोषित कर रहे हैं हम, इतना बड़ा। और आपको याद में पसंद होगी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि आज लड़कों में ज्यादा संख्या लड़कियां पढ़ रही है राजस्थान के अंदर। 22 साल पहले मुख्यमंत्री बना पहली बार, तब इतनी कम लड़कियां पढ़ी थी, मैं वो सोच नहीं सकता। SC/ST की फिगर तो 5 साल 10 पे थे उस वक्त। अब एक फिगर को याद नहीं है, पर उस वक्त ही हमने पढ़ लिया कि प्राइवेट सेक्टर अलाउ करो, कॉलेज स्कूल खोले, कुछ नहीं करें। उसके पहले हमारे बच्चे तो महाराष्ट्र और कर्नाटक जाते थे डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए। अब तो हमने मेडिकल भी, इंजीनियरिंग भी, नर्सिंग भी, BEd भी सब खोल दिया। तो कहने का मतलब आज राजस्थान में शिक्षा में बहुत प्रगति हुई है। IIT, IIM, IIIT, एम्स सब कुछ हो रहा है। कॉलेज खुल रही है, कृषि विश्वविद्यालय खुल रहे हैं, टेक्निकल विश्वविद्यालय खुल रहे हैं, इतने विश्वविद्यालय खुल रहे। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोल रहा है राजस्थान में, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज। और हमने देखा है कि इसी काम में चलेगा। अब यूक्रेन से 20,000 बच्चे आए हैं देश में, 20,000 बच्चे। इसका मतलब खाली यूक्रेन से
रशिया अभी अलग है, कजाकिस्तान अलग है, चाइना अलग है, वहां बच्चे पढ़ रहे हैं डॉक्टर बनने के लिए। वो तो हमें मालूम ही नहीं कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। पर यूक्रेन छोटा सा मुल्क है, वहां से 20,000 बच्चे वापस लौटे इंडिया के अंदर जो पढ़ी कर रहे थे। इसका मतलब कि इस देश की 135 करोड़ की आबादी के अंदर जितनी जो डॉक्टरों की है बनना चाहते हैं, 20,000 तो छोटे मुल्क में गए पढ़ने के लिए। अब वो मेरे पास आते हैं, दिल्ली जाते होंगे, बेटा वो हमारे भविष्य का हो बताओ, वो पढ़े हम आगे रख पाएंगे यहाँ पर। भारत सरकार क्या सोच रही है, आप क्या सोच रहे हो, एक अलग विषय है, बता रहा हूँ आपको। तो ये एक जिले में एक कॉलेज खोलने काम नहीं चलेगा। मेरे देवी शेट्टी डॉक्टर है यहाँ हृदय वाले बेंगलोर के, हमने अभी कोरोना में आपका आशीर्वाद इतना शानदार काम किया, कोई सोच नहीं सकता। देश में पूरे देश और दुनिया के अंदर भीड़ वाला मॉडल छा गया। इतना इलाज ढंग से करवाया, दवाएं फ्री थी जो और जगह नहीं थी, बेड नहीं मिले थे लोगों ने, हमने बहुत व्यवस्था करी। 40,000 रुपये इंजेक्शन फ्री लगा रहे थे हम लोग। कोई भूखा नहीं सोए, मैंने कहा मतलब आपने किसी को भूखा नहीं सोने दिया तो कितने कुछ समझ वाले लोग आए, समाज के लोग आए, NGO वाला आए, सब कुछ आए। कहने का मतलब कि सब कुछ किया गया। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि बहुत कुछ हम जानते हैं और पढ़ लेंगे, उनके जीवनी पढ़ लेंगे, आप पढ़े भी हैं। सवाल ये है कि हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें, उनका फायदा गरीब तक कैसे पहुंचे। इतनी स्कीम हमें बनाई है। आपको शायद मालूम होगा कि CNG की बात की गई, ममता कर रही थी 10 लाख रुपये का बीमा किसी का हो जाए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आज की बीमारी होती रहती है, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख स्टेंट लग रहे हैं या बाईपास हो रहा है, तो आदमी कहाँ से पैसा है, अपनी जमीन जायदाद बेचता है, गहने बेचता है, उधार लेता है, क्या नहीं करता था। आज वो जाएगा, जा रहे हैं, 1 रुपया नहीं लग रहा है। अभी मेरे खुद में मुझे कोरोना हो गया 2 बार, तो मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। पोस्ट कोविड जो है, पोस्ट कोरोना, किसी को कोई बीमारी होती है, किसी को कोई बीमारी होती है, लोग समझ नहीं पाते गाँव के अंदर कि लोग मर जाते हैं कि तो हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक नहीं आया, कोरोना के कारण से उसका इफेक्ट है हार्ट अटैक के ऊपर। किसी को खांसी, किसी को अस्थमा, किसी को किडनी, किसी का हार्ट, मेरे को हार्ट हो गई प्रॉब्लम। मैंने SMS में करवाया, स्टेंट लगवाया, मेरा 1 रुपया नहीं खर्च हुआ। 1 रुपया घर नहीं हुआ मेरा अंदर बाहर आया, सब कुछ ठीक हो गया। तो आप राजस्थान प्रदेश वासियों के लिए इसमें कोई भेदभाव नहीं रखा है। पूरे प्रदेश की जनता प्रदेश अमेरिका जाते कोई जमाना था, शिवचंद्र महतो मुख्यमंत्री, भैरवी सेगान मुख्यमंत्री, ह्यूस्टन जाते थे ये लोग इलाज करवाने के लिए। वो बात छोड़ो, अभी भी बॉम्बे जाते हैं, अहमदाबाद जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, जयपुर जाते हैं, एस्कॉर्ट में जाते हैं, 2-3 लाख के बिल बनते हैं। अब जो अस्पताल जुड़े हैं, कुछ जुड़े नहीं अभी तक, ऐसा नहीं जुड़ा, मान लीजिए जुड़े हुए। वहां पर कोई जाएगा नागरिक राजस्थान का, उसका पूरा खर्चा 10 लाख तक का पूरा खर्चा मिलेगा, फ्री इलाज होगा, हार्ट का हो, किडनी का, कोई भी इलाज होगा। और हमने एक और काम किया रहता हूं मैं, IPD OPD सरकारी अस्पताल में चला। पहले हम जाते थे तो दवाई हमने फ्री की थी, पिछले टर्म में मैं सेकेंड टाइम मुख्यमंत्री था, दवाई फ्री करी, टेस्ट फ्री की, और उसके बाद में भी ऑपरेशन के वक्त में कुछ पैसा लग जाता था। दवाई 900 फ्री करी, तो उसके अलावा कोई दवाई तो बाहर से मंगाता था। अब हमने अभी फैसला कर लिया
अब चाहे वो ऑपरेशन इंडोर है या आउटडोर पेशेंट है, ऑपरेशन है, कोई चीज बाहर से नहीं मंगाएगा, पूरा खर्चा अस्पताल देगा, 1 रुपया नहीं लगेगा आपका। नंबर 3, एक और फैसला किया है। आपको मालूम है कि कई बार किडनी खराब हो जाती है, बदलानी पड़ती है, या ऑर्गन आर्गन ट्रांसफर होते हैं, कोई एक्सीडेंट से मौत होती है, तो टाइम पे अगर उनके परिवार वाले एग्री करते हैं तो उसका हार्ट, उसकी किडनी, उसकी आँख वो जाती है, हवाई जहाज से जाती है जहाँ जरूरत होती है, और वो जान बचा देती है। या कैंसर हो गया तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है, लाखों रुपए लगते हैं। लीवर ट्रांसप्लांट हो गया, कल नागौर मैंने कहा कि भाई एक तो ये जो ज़्यादा दारू पीते हैं तो वो खराब होता है, लीवर खराब होता है, दारू पीना छुड़ाओ लोगों को, क्योंकि वो लीवर सिरोसिस रहता है, और बिना दारू पिए भी लीवर सिरोसिस होता है। कई लोग नहीं पीते तो भी हो जाता है, तो मैं तो अपील नहीं कर सकता हूँ कि नहीं पियो तुम लोग, सरकार का घाटा होगा तो होगा, रेवेन्यू को परवाह नहीं करेंगे हम लोग। पर लीवर अगर खराब हो गया आपका बिना दारू पिए भी, ट्रांसप्लांट होता है लीवर भी आपका, उसका 15-20 लाख लग जाता है। हमने भी फैसला कर लिया 8-10 दिन पहले, लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट या ऑर्गन ट्रांसप्लांट, अगर 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख खर्च होंगे, 10 लाख का बीमा तो 10 लाख तक का है, तो उस मरीज के लिए 20 लाख का खर्चा वो भी हम करेंगे, उनको नहीं देना पड़ेगा। अब एक बात की मैं परीक्षा लूंगा आप सब, आप क्या रहेंगे, आप मुझे बताओ, इस बात तो मैं बोल रहा हूँ चिरंजीव योजना की, ये सब फायदे मैंने बताया, इसके अलावा क्या फायदा है आपको मालूम है किसी को? हाथ खड़ा करो, अब बताइए आप। 4-5 दुआ है, एक ये है, एक 2 है, 8 हो गया है। अब आप बताइए मुझे, अरे आप लोग नेता लोगों भैया, अब आप बताइए मुझे कि अगर कोई जानकारी खुद की हो जाए, आपको नॉलेज बढ़ जाए, आपकी जानकारी हो जाए, तो आप कितने गरीबों की मदद कर सकती हो। ठीक है, मेरा अनुभव कहता 22 साल पहले का हूँ, उस वक्त मैंने मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष शुरू किया था, दुनिया को नहीं मालूम, आप भूल गए, सब लोग भूल गए होंगे। उसमें भी मैंने गरीब के लिए किया था, कोई सीमा नहीं रखी थी उस वक्त, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख कितने खर्च हो, मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष। आपको आश्चर्य होगा, उस वक्त भी मैं हाथ खड़े करवाता था, और लोग बहुत कम हाथ खड़े करते थे, गाँव में भी, शहरों में। तो मैं कहता था अगर आप यहाँ 500 लोग बैठे हुए हो, अगर 500 लोगों ने 15, 20, 25 हाथ खड़े किए, अगर आप सबको जानकारी मिलती या जानकारी होती आपको, आप अपने गाँव में या जो मिलने वालों कितने लोगों को भला कर सकते थे। फ्री इलाज कर रहा है मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष, पर लोगों की हैबिट नहीं होती है। अब आपको मैं कहना चाहूँगा कि ये जो स्कीम है, इसको जोड़िए, भगवान करे कोई एक्सीडेंट नहीं हो, और कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो चिरंजीवी योजना के अंदर जो जुड़ा हुआ है उसको 5 लाख का बीमा भी मिलेगा इसके अंदर। ये मैं कहना चाहता हूँ। कहने का मतलब ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, मैं तो अभी बोलने वाली भाषा में बात करूँ, मैं देता हूँ वाला भाषण दे रहा हूँ, खाली कह रहा हूँ आपको समझने की कोशिश करो। इतनी स्कीमें बनाई मैंने आपके लिए। अब अगर आप ज्ञान प्राप्त नहीं करोगे तो आगे बेचारे गरीब के अनपढ़ भी है, कि नासमझ भी है, उनको नहीं मालूम पड़ता। अब हमने अम्बेडकर के नाम से अभी उद्यमी योजना शुरू करी है। लघु मध्यम उद्योग लगा सकते हैं, छोटे बड़े उद्योग भी लगा। किसान लगाने के लिए हमने उनको फूड प्रोसेसिंग के लिए अलग से स्कीम बनाई है, वो अलग स्कीम है कृषकों के लिए।
जानकारी प्राप्त करनी चाहिए उसकी भी। और ये जो अम्बेडकर के नाम की जो योजना है जिसमें हमने उद्यमी कैसे बने, हमारे एससी के भाई लोग आते हमारी मीटिंगों के अंदर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाया हुआ एससी के लिए अलग से बनाया उन्होंने, मेरे को नाम नहीं मालूम क्या नाम उनका, डिक्की हाँ दलित चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। तो हम उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं। अब हमने जो योजना बनाई है उसमें पैकेज मिलता है, पैकेज स्पेशल पैकेज मिलता है जिसके माध्यम से वो आराम से उद्यम लगा सकता है, अनुदान मिलता है उसके अंदर। और एससी के लिए ज्यादा अनुदान कर दिया हम लोगों ने, एक्स्ट्रा कर दिया। ये तो आपको मालूम थोड़ा बहुत लोगों होगा, है लोगों को मालूम है थोड़ा बहुत। अब बताओ इसमें सबसे बड़ी खासियत क्या है जो आपने देखा होगा, नई बात है मालूम किसी को? नहीं, बिल्कुल स्क्रीन ऑफ साइलेंस हो गया पूरा। अब मैं बताता हूँ आपको, शायद हमारे साथियों भी मालूम नहीं होगा, बता नहीं ममता को मालूम है, आई डोंट नो। आप बताइए, हमने ये कर दिया कि एससी के आदमी अपेक्षा नहीं कर सकते को बड़ी इंडस्ट्री लगा सकता है, छोटी इंडस्ट्री लगा सकता है, कि उसको जानकारी नहीं है। आज तक समाज ने उसको पीछे रखा है। जितने इंडस्ट्रीज है देश के अंदर वो अमुक 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 जानते हुए होंगे, इक्का दुक्का और लोग होंगे, पर गरीब वर्ग जो है, गरीब वर्ग है, वो बहुत वंचित रहा है। तो हमने ये कर दिया कि जो चाहे SC/ST एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ BSNL के हमारे जनरल सेक्रेटरी लाल सिंह बिकल जी और अखिल भारतीय बैरवा महासभा के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिनारायण बैरवा जी, कृपया आप मंच पर आए और हमारे जो मंत्री जी श्रीमती ममता भूपेश जी, महिला एवं बाल विकास मंत्री जी का आप स्वागत करेंगे। लोडूराम सुलानिया जी भी साथ देंगे आपका।